ट्वेल्थ साइंस के सभी बच्चों का आज की इस लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ के केमिस्ट्री ई पाठशाला में मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट के पार्ट 11 में पैकिंग एफिशिएंसी पर बात किया था। हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड किए थे। एज ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको अच्छी तरह याद होगा 52.36%, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का हमारा पैकिंग एफिशिएंसी हमें मिला था कितना बताइए 68%, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग फाइंड किए थे 74%। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे स्टूडेंट, एज लेंथ और रेडियस ऑफ दिस फ्रेम रिलेशन फाइंड किए थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। और साथ ही हमने कहा था कि जो रिलेशन हम लोग को मिला उस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे, सब समय आपको काम आने वाला है न्यूमेरिकल्स में। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल मतलब वो मेजरेबल क्वांटिटी जिससे किसी यूनिट सेल का डायमेंशन फाइंड करते हैं एज लेंथ, एज ए रेडियस, एज ए वॉल्यूम। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डेंसिटी और यूनिट सेल के डायमेंशन में एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे एट लास्ट में, रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल। एक आयनिक क्रिस्टल की रेडियस रेशियो क्या होती है। ओके स्टूडेंट, so now let's start relationship between density and the dimension of unit cell. Suppose आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, देख रहे हैं, मान लीजिए एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ हर तरफ की साइड सेम होते हैं। तो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है और मान लिया जाए हमने इसका एज लेंथ कितना कंसिडर किया, ए पिकोमीटर। स्टूडेंट, पिकोमीटर एज द मेजरेबल यूनिट फॉर द एज लेंथ ऑफ सच टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। चूंकि ये तो स्मॉल यूनिट सेल है और ये काफी स्मॉलेस्ट होते हैं, इसके काफी पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, और जो काफी पार्टिकल नजदीक होते हैं उसको हम लोग एक बहुत स्मॉलर यूनिट से इसको मेजर करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं पिकोमीटर। आपको पता होगा कि पिकोमीटर का मतलब होता है 1 पिकोमीटर इक्वल टू, बोलिए, 10 to the power -12 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर। तो ये कितना पिकोमीटर हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ए पिकोमीटर, ए फॉर एज लेंथ। ओके स्टूडेंट, तो एज लेंथ हमने कितना माना स्टूडेंट, ए पिकोमीटर। ओके, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, भाई ये क्यूबिक यूनिट सेल तो कुछ भी हो सकता है ना, सिंपल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर भी हो सकता है, फेस सेंटर भी हो सकता है। तो इस आधार पर हमने इसके नंबर ऑफ एटम को मान लिया Z। ओके, Z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जब ये सिंपल होगा तो Z1 होगा, बॉडी सेंटर होगा तो Z2 होगा, और फेस सेंटर होगा तो Z4 होगा। ओके, मोलर मास, हर एक क्रिस्टल एक एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो मोलर मास होगा, मोलर मास क्या होता है आप 11th से पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। एज इसकी मोलर मास या एटॉमिक मास को हमने मान लिया कितना, m। ओके, तो इसकी मोलर मास हमने कंसिडर कर लिया m। ओके, तो बताइए स्टूडेंट, यदि इसका एज लेंथ ए पिकोमीटर है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बस का 3 टाइम करना होगा, ए पिकोमीटर का होल क्यूब, और इस तरह हो गया ए क्यूब इन पिकोमीटर क्यूब, ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब। क्या निकला ये, वॉल्यूम। तो इस क्यूब की जो वॉल्यूम है वो कितना स्टूडेंट, ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब। ओके, नाउ यदि ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब है स्टूडेंट तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रिलेशन डेंसिटी के साथ करने वाले हैं और डेंसिटी को जनरली एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये पिकोमीटर क्यूब में है तो हम इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे, आपको पता है, अभी हमने बताया और आपको पहले से ही पता होगा कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर होता है। यदि आप उसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 10 to the power -10 से क्या करना पड़ेगा आपको, बोलिए, पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 10 का पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको सेंटीमीटर में 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो 10 का पावर -10 होगा, और जब 10 का पावर -10 का होल क्यूब होगा, चूंकि क्यूब फॉर्म में है ना, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू 10 to the power -30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, वॉल्यूम है। कितना लिखे हम लोग, ए क्यूब इंटू 10 to the power -30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेकिन याद रखना स्टूडेंट कि ये एज लेंथ जब पिकोमीटर हो तभी हम यहाँ पर 10 to the power -30 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे।
ओके चलिए, तो 8 पिकोमीटर मानकर इसकी एज लेंथ का हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, और वॉल्यूम कितना मिला, AQ इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात है कि वॉल्यूम क्यों फाइंड किए, तो हमारा यहाँ एम है, हमारा टारगेट है कि इस क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी फाइंड कर ले, और डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का रिलेशन आपको अच्छी तरह पता होगा, घनत्व जिसे कहते हैं हिंदी में। तो घनत्व इक्वल होता है द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, यानी कि मास बाय वॉल्यूम। तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस क्यूब का, तो इस क्यूब की वॉल्यूम कितना निकला, AQ इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमने कहा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं डी से भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, डी से भी कर सकते हैं या रो से भी कर सकते हैं। ओके, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इक्वेशन 1 इसको मान लिया जाए। ओके स्टूडेंट, अपने कॉपी में पॉज करके वीडियो को राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया था, AQ इंटू 10⁻⁻30। तो इस रिलेशन में हम लोग का वॉल्यूम तो पता चल चुका है, अब हमें पता लगाना है इस यूनिट सेल का मास क्या होगा। तो चलिए मास पर हम बात करते हैं। तो वॉल्यूम पता लग चुका है, और डेंसिटी के लिए हमें जरूरत है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास की जरूरत है। ठीक है, तो मास के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, मास ऑफ यूनिट सेल, मास कितनी होगी इस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जितने होंगे उसी अकॉर्डिंग उसका मास होगा। तो नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल और इनटू कर दिए मास ऑफ ईच एटम से, क्योंकि हर एक एटम का अपना एक मास होगा। तो यदि प्रत्येक एटम का मास यदि ज्ञात हो तो उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके उस क्यूबिक यूनिट सेल का टोटल मास हम फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या लिखें स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। किसी एक एटम के मास को टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके हम उस यूनिट सेल का टोटल मास फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम हमने कितना कंसीडर किया था, Z, और ये M जो आप देख रहे हैं क्या है, M है मास ऑफ ईच एटम। हमने ये मान लिया कि प्रत्येक एटम का मास को मान लिया जाए M है। ओके, जैसे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, सोडियम क्लोराइड है, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, तो उसका हम मास की जगह हम क्या लिख देंगे, M लिख देंगे। लेकिन इस M को हम चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप 11th में पढ़े स्टूडेंट, किसी भी एटम का मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे कि किसी भी एक एटम का जो मास होता है उसके एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके फाइंड कर लिया जाता है। एटम है तो एटॉमिक मास रखेंगे, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर, Na रिप्रेजेंट एवोगाड्रो नंबर, Na एवोगाड्रो नंबर, सुने ना एवोगाड्रो नंबर, बिल्कुल 11th में मोल कॉन्सेप्ट में एवोगाड्रो नंबर पर जरूर आप चर्चा हुआ होगा, आप पढ़े होंगे। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी आपको पता होगा। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस इक्वेशन 1 में जिसे माने हैं, इस मास को और इस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे, और रखने के बाद देखिए क्या मिलेगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय AQ इंटू 10⁻⁻30 इंटू एवोगाड्रो नंबर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए, Z क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये जानना बहुत जरूरी है। M क्या है स्टूडेंट, एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, ओके, एज ए मोलर मास। A तो आप जान ही रहे स्टूडेंट, A हमारा एज लेंथ है, और Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। आपको पता होना चाहिए एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, सबको पता है, आपको भी पता होगा 6.022 इंटू 10⁻23। दिस द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन हम लोग का फाइंड हो चुका। अब हम इस रिलेशन पर आप लोग क्या करेंगे, इसको पॉज करके इसे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल कैसे रहते हैं इसमें, एक बात ज्यादा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि इस टॉपिक पर, यानी इस रिलेशन पर लगभग बोर्ड में क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है न्यूमेरिकल, वो भी 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में रहता है। इसमें आप लोग का या तो कभी कभी डेंसिटी और यूनिट के सेल के डायमेंशन पर रिलेशन ही पूछ देता है, या इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो आप लोग इसका न्यूमेरिकल पे जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका न्यूमेरिकल थोड़ा हम आपको कुछ बनाकर दिखाएं। जैसे इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या है, जरा सा एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर बाय यूजिंग द डाटा गिवन। एक सिल्वर का आपको डेंसिटी फाइंड करना है जिसके डाटा कुछ इस तरह से गिवन है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 408 पिकोमीटर, ध्यान देंगे पिकोमीटर में दिया हुआ एज लेंथ यानी A, एंड मोलर मास, सिल्वर का जो मोलर मास है एज एटॉमिक मास 108 ग्राम पर मोल, 108 ग्राम पर मोल। सिल्वर फॉर्म्स ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस,
क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्टूडेंट याद रखेंगे, बताएं आप लोगों को। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब फेज सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस गिवन डाटा को हम राइट डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है। जब डेंसिटी की बात आ रही है तो डेंसिटी के लिए हम लोग का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू Z इंटू एम बाई AQ इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये रिलेशन लोगों को पता है। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में सारे वैल्यूज को गिवन डाटा पे रिलेट करेंगे। तो बताइए Z कितना होगा, तो सारे वैल्यूज को 1 by 1 लिखेंगे। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हमने बताया अभी 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम पर मोल। और ये CCP का मतलब क्या हुआ, अभी हमने कहा CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसा होता है, फेज सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर होता है। फेज सेंटर्ड की स्ट्रक्चर इसमें होती है, किसने, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बताइए स्टूडेंट, जब ये फेज सेंटर्ड है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, 4। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फेज सेंटर पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे होते हैं हम आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, अब फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। Z के जगह में क्या पुट कर दिया 4, M के जगह हमने 108 और एजलन की जगह 408। क्वेश्चन में एजलन 408 गिवन है का होल क्यूब इंटू 10 पावर -30 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, और सभी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 432 by 40.9 आएगा आपका वैल्यू। इसको आपको खुद सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर मिलेगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मिलेगा, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। समझ गए स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को रहता है, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है और गिवन डाटा पर फोकस करना कि आपके वैल्यूज क्या क्या गिवन है। हम लोग का क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा नहीं बनने का कारण क्वेश्चन को न समझना, क्वेश्चन को केयरफुली न पढ़ना और गिवन डाटा पर फोकस न करना। यदि गिवन डाटा आपको समझ में आ जाता है तो फॉर्मूला यूज करके आप अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आप लोग कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको घर में बनाना है। Question number 1, barium has a radius 224 picometer and crystallizes in a body centered cubic structure. What is the as length of the unit cell? यानी कि आपका बेरियम का कोई क्रिस्टल है, उसके रेडियस स्फीयर का 224 पिकोमीटर है और वो किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज है, बॉडी सेंटर्ड में। याद रखेंगे स्टूडेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। और व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ये आपके बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, वेरी सिंपल, आप गिवन डाटा पे फोकस करो। 224 क्या है, रेडियस यानी R, और एज लेंथ आपको फाइंड करना है। बॉडी कैसा है, किसका कैसा क्रिस्टलाइजेशन है, बॉडी सेंटर्ड। आपको अच्छी तरह पता है बॉडी सेंटर्ड के लिए एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन याद है ना, A=4R/√3। तो आपका A फाइंड करना है, रेडियस गिवन है, बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा घर में आप लोग। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मतलब स्टूडेंट फेज सेंटर्ड। ओके, इट्स मेटलिक रेडियस, इसका मेटलिक रेडियस गिवन है। और व्हाट इज द एज लेंथ, यहां भी आपको एज लेंथ फाइंड करना है किसी यूनिट सेल का। ओके स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन आपका एज लेंथ और रेडियस पर है जो आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, इसका आंसर अगले वीडियो में हम बता देंगे, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका अभी जो हमने डेंसिटी पे जो कॉन्सेप्ट दिया उस पर क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर कैलकुलेट द मोलर मास, आपको यहाँ मोलर मास फाइंड करना है, यानी M फाइंड करना है। और एज लेंथ गिवन है 404 पिकोमीटर और डेंसिटी गिवन है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बात यहाँ कहेंगे स्टूडेंट कि कोई भी न्यूमेरिकल, ये जो रिलेशन हमने जो फाइंड किया डेंसिटी और डायमेंशन में, आवश्यक नहीं कि हर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन मतलब डेंसिटी ही पूछा जाए, लेकिन कहीं डेंसिटी गिवन हो तो एज लेंथ पूछ सकता है, या कहीं डेंसिटी गिवन हो तो एटॉमिक मास या मोलर मास पूछा जाए। जैसे इस क्वेश्चन में मोलर मास पूछा जाए तो डाटा पे फोकस कीजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक मेटल क्रिस्टलाइज है इनटू 2 क्यूबिक सिस्टम में, फेज सेंटर्ड में और बॉडी सेंटर्ड। एक ही मेटल है लेकिन 2 फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन उसका हो रहा है, एक किसमें, फेज सेंटर्ड में और एक बॉडी सेंटर्ड में। हो यूनिट सेल लेंथ आर, जिसमें फेज सेंटर्ड का एज लेंथ 3.5 है और बॉडी सेंटर्ड का 3 एंगस्ट्रॉन है। 3.5 एंड 3 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन स्टूडेंट याद होगा, 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ओके, तो आपको वहां पर जो फॉर्मूला आप जो लिखे हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर आपका थोड़ा ध्यान देंगे, वहां पिकोमीटर को करके यहाँ पर क्या है, एंगस्ट्रॉन का। तो एंगस्ट्रॉन को आप पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या थी में, सेंटीमीटर में। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। उसको आप 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और जब उसका होल क्यूब करोगे तो 10 का पावर कितना हो गया, -8।
3 करोगे पावर तो जगह 10 to the power -24, यानी कि फॉर्मूला में 10 का पावर -30 की जगह पर आप वहां 10 का पावर -24 रखेंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ डेंसिटी, यानी कि एफसीसी और बीसीसी में दोनों के डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। हो जाएगा, मेटल सेम है तो m की वैल्यू दोनों का सेम हो जाएगा। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन को आप घर में बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, जरूर बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैच हम अगले क्लास में बता देंगे। ओके, नाउ अब हमारा जो अगला टॉपिक का नाम है उसका नाम है रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल। किसी भी आयनिक क्रिस्टल की रेडियस रेशियो क्या होती है? तो रेडियस रेशियो से हम लोग क्या पता लगाते हैं? पहले तो रेडियस रेशियो जान लीजिए। जैसे हमने वॉइड पर रेडियस रेशियो पर बात किया था, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो 0.225, याद है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो 0.414। कैसे आया था? रेडियस ऑफ द स्फीयर टू द रेडियस ऑफ द वॉइड टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। लेकिन यहाँ रेडियस रेशियो किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक क्रिस्टल की। आयनिक क्रिस्टल का मतलब स्टूडेंट कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। आयंस कौन कौन से होंगे? तो किसी आयनिक क्रिस्टल में दो तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कैटायन और एनायन। ओके, तो हम यहाँ क्या करने वाले, रेडियस रेशियो फाइंड करने वाले, रेडियस रेशियो जानना है। तो रेडियस रेशियो को सिंपली हम डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर विद दैट ऑफ द लार्जर, मतलब रेडियस रेशियो दो स्फीयर के रेशियो को कहते हैं। किसका? दो स्फीयर का रेशियो, एक स्मॉलर स्फीयर का और एक लार्जर स्फीयर। स्मॉलर स्फीयर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो स्मॉलर स्फीयर होते हैं वो कैटायन होते हैं और जो लार्जर स्फीयर होते हैं वो एनायन होते हैं, क्योंकि एनायन कैटायन से बड़े होते हैं। ठीक है, तो एनायन का स्फीयर और कैटायन का स्फीयर, इन दोनों का रेडियस का रेशियो कहलाता है क्या? रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल। ओके, जैसे आप देख रहे हैं ये आपके बड़े स्फीयर है और ये छोटे स्फीयर है। छोटे स्फीयर क्या कहें? कैटायन, और बड़े स्फीयर क्या है? एनायन। ओके, अब जरा बात करते हैं रेडियस रेशियो का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कैटायन r प्लस डिवाइड रेडियस ऑफ एनायन r माइनस। ओके, यदि कैटायन का रेडियस गिवन हो और रेडियस एनायन का गिवन हो तो रेडियस रेशियो फाइंड कर सकते हैं। किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए सबसे पहले हमें कैटायन का साइज पता लगाना होगा और एनायन का साइज पता लगाना होगा, जिससे हम उस आयनिक क्रिस्टल का रेडियस रेशियो पता लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर पता लगा के क्या होगा, रेडियस रेशियो निकाल के क्या होगा? तो स्टूडेंट एक बात याद रखना कि रेडियस रेशियो जानने से हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। दो तरह की इंफॉर्मेशन क्या? पहला, उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा है, वो ट्राइगोनल है कि टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है कि क्यूबिक है, ये पता चलता है पहला। दूसरा पता हमें चलता है कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको रेडियस रेशियो जानना होगा। रेडियस रेशियो जानकर हम ये दो चीज का पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। देखिए इस टेबल को आपको याद रखना होगा। यदि किसी का रेडियस रेशियो रेंज 0.155 से लेस हो, मतलब जब कैटायन और एनायन का साइज का रेशियो जब आप निकालते हो और 0.155 से कम मिलती है, तो उस केस में याद रखना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और उसका शेप लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा। लीनियर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, आपको पता है। यदि उसका रेडियस रेशियो आप यदि फाइंड करते हैं 0.155 से 0.225 के रेंज में यदि आए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 3 होगा और उसका शेप कैसा होगा, उसका ज्योमेट्री कैसा होगा? प्लेनर ट्रायंगल। कैसा? प्लेनर ट्रायंगल या ट्राइगोनल। ओके, यदि रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के रेंज में आए तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 4, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ टेट्राहेड्रल। यदि रेडियस रेशियो का रेंज 0.414 से 0.732 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा 6 होगा और उसकी शेप यानी उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगा। एट लास्ट 0.732 से लेकर 0.999 राउंड ऑफ 1 मान सकते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद रखेंगे 8 और वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। कैसा होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन आपको याद होना चाहिए 8 होता है, ऑक्टाहेड्रल का आपको याद होना चाहिए 6 होता है। तो ये टेबल आप याद रख के रेडियस रेशियो फाइंड करके उसका दो चीज आप पता लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, दैट मींस शेप। ओके स्टूडेंट, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत आसान है। 0.155 से 0.23468 23468 इधर से याद कर लिए। 2 तो लीनियर तो होगा ही, 3 तो ट्राइगोनल होगा ही, 4 तो टेट्राहेड्रल होगा ही और 6 तो ऑक्टाहेड्रल होगा। 8 होने से बॉडी सेंटर्ड होगा। ओके, और इसका रेंज याद रखेंगे कैसे? 0.155 से लेस, 0.15 से 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से लेकर 0.732 और 0.732 से लेकर 1। ओके, तो ये टेबल आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। इसके द्वारा हम किसी आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ
चलिए इसका न्यूमेरिकल भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल कैसा रहता है कि यदि रेडियस ऑफ कैटायन 96 पिकोमीटर हो एंड दैट ऑफ द एनायन इज 618 पिकोमीटर हो, तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। देखिए पूछ दिया ना क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो डाटा क्या गिवन है स्टूडेंट, 96 पिकोमीटर किसकी साइज है, कैटायन का, 618 पिकोमीटर किसका साइज है, एनायन का। वेरी सिंपल। तो डाटा हम लिखेंगे, ये हमारा रेडियस ऑफ कैटायन है, ये रेडियस हमारा एनायन है, दोनों का साइज हमें पता है। पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए पहला काम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर भी जानना है। तो इसके लिए हम करेंगे फॉर्मूला का यूज। फॉर्मूला यूज आप जानते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू क्या होता है, रेडियस रेशियो। ओके, तो रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा, द साइज ऑफ द कैटायन डिवाइड बाय साइज ऑफ द एनायन। वैल्यूज पुट करेंगे, 96 बाय 618 वैल्यू गिवन है ना, और हमें मिलेगा 0.1553, 0.1553। अब बताइए स्टूडेंट, जो रेंज मिला हमारा वो 0.55, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंस द रेडियस रेशियो लाइज इन बिटवीन, ये जो रेंज है 0.155 से लेकर 0.225 को बिलोंग करता है। तो बताओ ऐसे केस में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, याद कीजिए 3। बिल्कुल, आप डाटा को देखिए, उस टेबल को देखिए कितना है, 3। और जब 3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा स्टूडेंट, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ गया। तो रेडियस रेशियो फाइंड करके उसका रेंज के अकॉर्डिंग हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगा सकते हैं और साथ ही उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जान सकते हैं, उसका शेप कैसा होगा। ओके स्टूडेंट, तो क्यों ना इसके भी क्वेश्चंस कुछ आप लोग को दे दिया जाए होमवर्क में। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे, अपने से खुद से पढ़ेंगे और डाटा गिवन आपका सारा है, आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यदि ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, इसका मतलब रेडियस रेशियो आयनिक क्रिस्टल पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, 2 ही नहीं, इससे पहले हम 4 क्वेश्चन और दे चुके हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आप लोग घर में अच्छा से बनाएंगे और अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, पार्ट 13 में हम पार्ट 13 स्टार्ट करने से पहले इसका आंसर बताएंगे। ओके स्टूडेंट, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप एक काम जरूर कीजिएगा, हर वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है स्टूडेंट। जैसे ई पाठशाला में जब आप वीडियोस को देखते हो तो आप अपने मोबाइल में जब देखते हो या किसी में भी देखते हो तो नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, पब्लिक कमेंट बॉक्स। आप अपना कमेंट जरूर मुझे सेंड करें, वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कोई टॉपिक पर डाउट है, कहीं क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन पे प्रॉब्लम है, तो अपना कमेंट लिख के सेंड करें। हम अगले वीडियो जब बनाएंगे तो आपका कमेंट को हम सॉल्व जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। अगले क्लास में जो टॉपिक लेके आएंगे स्टूडेंट वो पहले से जान लीजिए ताकि आप पहले से प्रिपेयर होके आओ। टॉपिक का नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी हम अगले क्लास में क्रिस्टल डिफेक्ट पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए थैंक यू। घर में रहें, सेफ रहें और घर में अच्छा से पढ़ाई करें। लॉकडाउन ई पाठशाला के चैनल को हमेशा अपने साथ रखें और कंटिन्यूटी बना के रखें अपनी पढ़ाई को। ओके स्टूडेंट।